उत्तराखंड समसामयिकी अध्याय 22 हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। इसमें पहला टॉपिक है 23वां राज्य स्थापना दिवस। हमारा राज्य उत्तराखंड है और हमारे राज्य जो है 9 नवंबर को स्थापित हुआ था, इसलिए हमारा स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। जो 23वां स्थापना दिवस था वो 9 नवंबर 2022 को मनाया गया और इसमें कुछ पुरस्कारों का वितरण किया गया राज्यपाल व मुख्यमंत्री के द्वारा। जो पुरस्कार दिए गए थे वो थे उत्तराखंड गौरव पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ थाना पुरस्कार व पुलिस पदक। उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है वर्ष 2021 और 22 के लिए एक साथ दिया गया था, अपितु 2021 है उसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, परंतु उस समय जो है पदक और पुरस्कार राशि नहीं दी जा सकी थी कुछ कारणों से। तो इस बार साथ में जो है मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं भी करी हैं राज्य में शिक्षा, महिला और रोजगार के क्षेत्र और साथ ही साथ गवर्नेंस के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने घोषणा करी है कि राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक आपका आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। और नीति के क्षेत्र में उन्होंने बोला है कि पर्यटन, विद्युत और सौर ऊर्जा की नई नीतियाँ बनाई जाएंगी। और महिलाओं के लिए उन्होंने बोला है कि महिला समूहों को जो है उद्यमी बनाया जाएगा, जिसके लिए 10,000 महिला समूहों को चयनित किया जाएगा और उनका उद्यम विकास किया जाएगा। साथ में राज्य में शीघ्र ही गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये गौरा शक्ति ऐप जो है अंकिता केस हत्याकांड के बाद जो है काफ़ी चर्चा में आ गया था। इस ऐप का है कि यह एक जो है पुलिस की ऐप है जिसमें महिलाएं रजिस्टर की जाएंगी और साथ में उन्हें एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा। और यह सारी उन महिलाओं के लिए होगा जो कि किसी व्यवसाय में या किसी नौकरी में इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के लिए होगा। इसमें महिलाएं अपनी जिस भी संस्था में काम कर रही हैं उसका डाटा जो है डालेंगी और साथ में जो है अगर उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम होती है किस टाइप की तो वहाँ पे वो डायरेक्ट अपनी इश्यूज़ को रख सकती हैं, ताकि इस तरह की जो इश्यूज़ हैं जो कि अंकिता हत्याकांड में हुआ ऐसा उत्तराखंड में फिर कभी ना हो सके, उसके लिए यह पहल की गई है। और साथ में जो है टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अब इसके बाद अगला है मुख्यमंत्री ने जो है चौपाल कार्यक्रम भी शुरू किया है। तो यह चौपाल कार्यक्रम है कि ताकि जितने भी जन हैं, सिटीज़न हैं उत्तराखंड के, वे डायरेक्टली जो है मुख्यमंत्री के सामने अपनी इश्यूज़ को रख सकें। अब इसके बाद देहरादून के बाद जो है मुख्यमंत्री धामी जी जो है गैंडसर गए, जो कि हमारे ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। और यहाँ पे भी उन्होंने 50 से ज़्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण किया। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार जो है आपको 9 नवंबर 2021 से देना स्टार्ट किया गया। और इसमें क्या था, इसमें 2021 में 5 लोगों को पुरस्कार मिला, 2022 में भी 5 लोगों को नामित किया गया। इस पुरस्कार की धनराशि है 1 लाख रुपए। साथ में इसमें दिया जाता है एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन को अवार्ड मिला। 2021 के लिए मिला था एन डी तिवारी जी को, जो कि हमारे नेता हैं पूर्व के और सीएम भी रह चुके हैं उत्तराखंड के। दूसरे हैं अनिल प्रकाश जोशी डॉक्टर, जो कि एक हेस्को करके इनकी संस्था है जिसके ये अध्यक्ष हैं और ये पर्यावरणविद हैं और इनको हम जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए याद करके रख सकते हैं। तीसरे हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत फेमस है चिल्ड्रन स्टोरीज़ लिखने के लिए। फिर है बछेंद्री पाल, ये पर्वतारोहण है और पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। 1884 में इनको अवार्ड मिल चुका है। फिर अगले हैं नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी जो हैं लोक गायक हैं और ये उत्तराखंड के हैं, पौड़ी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। और ये कविताएं नहीं बोलेंगे, जो ये संगीत लिखते हैं वह ज़्यादातर जो है जन की समस्याओं को उजागर करने के लिए और लोगों के सामने लाने के लिए लिखते हैं। अब इसके बाद जो है 2022 के लिए जो है गौरव सम्मान पुरस्कार मिला है प्रसून जोशी जी को, जो कि अभी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। दूसरे हैं अजीत डोभाल, जो कि पौड़ी को बिलोंग करते हैं और हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं उत्तराखंड के। तीसरे हैं स्वर्गीय विपिन जोशी जी, जो कि जनरल रह चुके हैं और ये हमारे पहले CDS थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। और अगले हैं स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी जी, गिरदा करके इनका नाम फेमस है और ये एक आपके हम कह सकते हैं साहित्यकार हैं। और आखिरी हैं स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल, जो कि एक पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये इन सभी लोगों को जो है उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिया गया। हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है किसी नागरिक के लिए। फिर इसके बाद है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। हम मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को हम लिंक कर सकते हैं जो मुख्यमंत्री धामी जी ने
स्थापना दिवस पे जो घोषणा करी थी कि 10,000 महिला समूह को धमी बनाएंगे, ये उससे रिलेटेड है। जैसे कि नाम आप सुन सकते हैं, लखपति दीदी योजना। तो इसमें महिलाएं हैं दीदी, उन्हें लखपति मतलब लखपति 1 लाख रुपए उनकी आय हो जाए, इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है इस योजना के तहत। तो यह योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया 4 नवंबर 2022 को। 4 नवंबर खास है इगास के कारण। इस दिन इगास मनाया गया था। और इगास है क्या? दिवाली से 11 दिन बाद का जो कार्यक्रम होता है उसे इगास कहते हैं। इगास मुख्यतः है क्या? यह दिवाली है जो गढ़वाल क्षेत्र में मनाई जाती है। इसे बूढ़ी गढ़वाली भी कहते हैं, दिवाली भी कहते हैं। इगास में क्या है? लोक कथा गाथा यह है कि राम जब जो थे प्लेन्स में अपने राज्य में वापस लौटे थे, तो लोगों ने उनके आने पे घी के दिए जलाए थे। पर पहाड़ में इसकी सूचना काफ़ी लेट पहुंची थी, मतलब हम कह सकते हैं 11 दिन बाद। इसलिए उस दिन जो है दिवाली पहाड़ों में मनाई गई थी और इसे इगास के रूप में मनाते हैं। इगास में जो है बेला खेला जाता है, बग्वाल होता है। बेला खेलने का मतलब क्या है कि एक लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी, उसे धागे से बांध दिया जाता है और उसमें आग लगा दिया जाता है और लकड़ी को गोल गोल घुमाते हैं हवा में, तो उसे कहते हैं भेला खेलना। तो ये इगास की बात हो गई। तो जो ये लखपति दीदी योजना है, ये इगास के पर्व पे इसको स्टार्ट किया गया था। अब इस योजना का एम क्या है कि 2022 से लेकर 2025 तक 1 लाख महिलाओं 1.25 सवा लाख महिलाओं को लखपति बनाना है, जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। ऐसे इंडिविजुअल महिलाएं नहीं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। और 1.25 लाख महिलाएं हैं जो कि चिन्हित की गई हैं। और इसमें जो है किस तरह से लखपति बनाया जाएगा, उनको जो है सपोर्ट दिया जाएगा ऋण के रूप में, तकनीकी मार्गदर्शन के रूप में, अगर वो किसी टाइप का प्रशिक्षण चाहती हैं, ट्रेनिंग चाहती हैं, उसके रूप में, और विपणन मतलब मार्केटिंग, उनको मार्केटिंग समझाने के लिए उत्पादों की मार्केटिंग वो किस तरीके से कर सकती हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि सरस होते हैं मेले, उसमें मतलब इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। अगला है नंदा देवी वीरता सम्मान। ये भी एक वीरता सम्मान है जो कि 1 नवंबर को दिया गया है और इसमें 15 महिलाओं को चिन्हित किया गया था जिनको ये अवार्ड मिला है। और इसे देने वाले समिति है कौन? तो ये है श्री नंदा देवी राजजात पूर्व पीठिका समिति, देहरादून। वहाँ उन्होंने जो है नंदा देवी वीरता सम्मान 15 महिलाओं को दिया। अब इसके बाद है फूलों की घाटी की शेर। तो इस साल जो है 2022 में 20,827 लोगों को जो है फूलों की घाटी की सैर कराई गई, जिसमें 280 तो विदेशी ही लोग थे। तो फूलों की घाटी के बारे में हम यह बोल सकते हैं कि फूलों की घाटी खुलती कब है? 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक यह खुली रहती है। फिर उसके बाद है, और यहाँ पे फूल लगने का समय होता है अगस्त से सितंबर का। अब है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, हेमकुंड। इसमें कपाट बंद करने के बारे में बताया गया है। तो जो कपाट बंद होते हैं, भैया दूज के दिन होते हैं केदारनाथ और यमुनोत्री के बंद, अन्नकूट के दिन होते हैं गंगोत्री के बंद, बाकी हेमकुंड, बद्रीनाथ इनके भी जो है अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाते हैं। तो इसमें इस तरह से तो कभी सवाल आएगा नहीं कि किस दिन कपाट बंद हुए, किस दिन कपाट खुले हुए, पर हम एक तरह से हम दिमाग में लगा सकते हैं कि अक्टूबर के टाइम पे जो है आपके केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के जो हैं कपाट बंद हो जाते हैं, साथ में हेमकुंड के भी। और बद्रीनाथ के थोड़ी लेट बंद होते हैं नवंबर में। और इसके साथ अगली है 3,430 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने। तो 21 अक्टूबर 2022 को 6th बार जो है मोदी जी जो है केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे और वहाँ पे उन्होंने शिलान्यास किया काफ़ी परियोजनाओं का, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है रोपवे का निर्माण। तो इसमें हम बात करेंगे 3 रोपवे, इस पूरे टॉपिक में है 3 इम्पॉर्टेंट रोपवे। पहला है गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक का रोपवे, दूसरा है सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रोपवे, और ये जो है ये सेकंड फेज़ है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। तो समझ जाओ एक फोकल पॉइंट है गौरीकुंड, उस गौरीकुंड से जो है जा रहा है सीधे केदारनाथ के लिए रास्ता, और ये 9 किलोमीटर लंबा रास्ता है, 9.7 किलोमीटर लंबा रास्ता। तो पहले ये रोपवे बन रहा है, फिर सोनप्रयाग है, उससे पहले आता है, मतलब अगर हम हरिद्वार से जाएंगे पहले सोनप्रयाग आएगा, फिर उसके बाद आएगा गौरीकुंड। तो फिर दूसरा रोपवे जो है सोनप्रयाग से बन रहा है गौरीकुंड के लिए, और ये बन रहा है 3.3 किलोमीटर का। तो एक पूरा एक रोपवे बन जाएगा, जिससे जो है 30 मिनट में हम आराम से जो है केदारनाथ गौरीकुंड से पहुंच जाएंगे। तो इसका शिलान्यास हुआ है, मतलब इस पर कार्य स्टार्ट होगा।
साथ में जो है हेमकुंड साहिब और आपका फूलों की घाटी, इनके लिए भी एक रोपवे बनाया जा रहा है। तो ये दूसरा बन रहा है। तो ये जो दूसरा रोपवे है ये गोविंद घाट से स्टार्ट होगा और ये जाएगा पहले घाघरिया, फिर घाघरिया से जाएगा हेमकुंड। ठीक है, तो हमने देखा 2 रोपवे होने को, तो रोपवे 3 हैं, 4 बोल सकते हैं हम, 4 फोकल पॉइंट्स है रोपवे के, पर वो 2 रूट्स को कवर कर रहे हैं। पहला रोपवे जो आपका कवर कर रहा था वो गौरीकुंड जा रहा है, सोनप्रयाग से स्टार्ट हुआ था, सोनप्रयाग गया था, सोनप्रयाग से वो गौरीकुंड आया था, फिर गौरीकुंड से वो केदारनाथ गया था। ठीक है, ये एक रोपवे हो गया। दूसरा रोपवे है जो कि है आपका स्टार्ट हो रहा है गोविंद घाट से। गोविंद घाट है, गोविंद घाट से पहले जा रहा है घाघरिया और घाघरिया के बाद जा रहा है वो हेमकुंड साहिब। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी ये रोपवे बनेगा गोविंद घाट से हेमकुंड वाला, ये विश्व का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचा स्थित रोपवे होगा। मतलब विश्व का क्या है, ये सबसे लंबा रोपवे है क्योंकि इसका टोटल लेंथ हो गया है 12.4 किलोमीटर। तो ये विश्व का सबसे लंबा रोपवे है और ऊंचाई पे तो है ही, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा रोपवे भी है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक। तो अगर घाघरिया पे उतरेगा तो गोविंद घाट से घाघरिया पे वो फूलों की घाटी पे पहुंच जाएगा, घाघरिया पे उतर के, और हेमकुंड साहिब पे उतरेगा तो सीधे हेमकुंड साहिब पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई इस चीज़ में। फिर उसके बाद है कि 2 सीमांत सड़कों परियोजना भी चल रही है साथ में। पहली सड़क है NH07। ये NH07 क्या है, सीमांत सड़क। तो सीमांत की जब हम बात करते हैं तो आजकल एक स्कीम चल रही है, वाइब्रेंट विलेज स्कीम। तो ये उसी का एक सब पार्ट हो सकती है क्योंकि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है। और ये परियोजना है एक छोटी स्कीम है। तो इसमें क्या है, सड़क बन रही है NH07 जो अभी जो है माणा तक ही है। अब इसका जो है विस्तार किया जा रहा है कि माणा पास से लेके सारा किनारे किनारे जाते हुए जोशीमठ भी जाए, मल्हारी भी जाए, और इसको कहा जाएगा NH107B। फिर अगला है SEIAA और SEAC, इसका गठन किया गया है। ये 2 एजेंसीज़ हैं जिसका गठन किया है। किसने करा है, इसका गठन किया है केंद्रीय आपकी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो आपकी एजेंसी है, वो मिनिस्ट्री है, उसने करा है इसका गठन। और इसको राज्य सरकार को पावर मिल गई है कि ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब क्या होता है ना कि कोई भी इंडस्ट्री है किसी स्टेट में, ये मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री होती है किसी स्टेट में, उसको हम जो है डिवाइड करते हैं रेड, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट जोन्स में, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के फॉर्म पे। तो वाइट जो इंडस्ट्री होती है मतलब वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है। ग्रीन इंडस्ट्री है मतलब वो काफ़ी कम जो है पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। ऑरेंज का मतलब है कि वो 41 से लेके 59% जो है पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। और रेड का मतलब है डेंजरस इंडस्ट्री है, काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रीज़ की जोनिंग की गई है और पर्यावरण को हार्म ना हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनके ऊपर रेगुलेशंस किए जाते हैं। अब कोई एक स्टेट है वो कोई इंडस्ट्री खोलता है तो जनरली होता क्या है कि उसका अप्रूवल स्टेट ना करके सेंटर में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो करती है। अब जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो इस काम को करने में बहुत डिले लग जाता है। यहाँ से फाइल बन के पहले स्टेट के पास आती है, स्टेट जो है सेंटर में मिनिस्ट्री जो भेजती है, फिर मिनिस्ट्री डाटा को इन्विजिलेट करती है, सजेस्ट करती है, वैल्यूएट करती है, फिर वापस भेजती है, फिर वापस ऐसे चैलेंज से आता है। तो इसलिए जो है जो आपका लैग पीरियड है वो बहुत बढ़ जाता है और कोई कार्य होता है वो डिले में होता है। तो सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो है 2 एजेंसीज का गठन किया है, इनसे अप्रूवल लेके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से। इसका नाम है SEIAA और SEAC। इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा जो ये आपका लैग पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि अब ये एजेंसीज जो हैं स्टेट के अंदर ही खुल गई हैं। तो अब कोई भी अगर इंडस्ट्री खुलती है तो उसका अप्रूवल डायरेक्ट इनसे लिया जा सकता है, सेंटर के पास जाके उसका वेटिंग पीरियड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके जो अब आपको बता देते हैं इन एजेंसीज का फुल फॉर्म क्या है। SEIAA है स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो आपको नाम पता होगा ना कि कोई अगर डैम बनता है, कुछ बनता है तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है, वो वर्क करती है, वो एक रिपोर्ट बनाती है कि ये जो पर्टिकुलर काम हो रहा है ये इन्वायरमेंट को कितना हार्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसका क्या आपका फीडबैक है, कैसे उस चीज़ को सब्सिडाइज़ किया जाएगा, तो वही सब करती है। तो सेम इसका हो गया स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट
असेसमेंट अथॉरिटी, और दूसरा है SEAC स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो मतलब स्टेट में ही एक्सपर्ट्स होंगे जो कि डिसाइड करेंगे क्या कार्य करना है। तो स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो पहला जो होता है SEIAA, इसके अध्यक्ष हैं IFS के हमारे रिटायर्ड अमूल्य रतन सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट, अमूल्य रतन सिन्हा पहले अध्यक्ष बन गए हैं SEIAA का, स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के हेड। और दूसरा है SEAC, इसके अध्यक्ष बन गए शैलेंद्र सिंह बिष्ट, और ये है स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। अब इसमें यही मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, इसमें गठन करने का इशू नहीं होता है।